Welcome dear students, good morning all of you. Myself A.K. Sharma. Dear students, हिंदी मीडियम क्लास के लिए सॉलिड स्टेट का आज ये लेक्चर नंबर 20 हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम टॉपिक पढ़ रहे थे सॉलिड के अभिलाक्षणिक गुण। सॉलिड के अभिलाक्षणिक गुण में पहला गुण हमने कंप्लीट किया, वैद्युतीय गुण। वैद्युतीय गुणों के आधार पर हमने सॉलिड को 3 भागों में डिवाइड किया, चालक, अचालक और अर्धचालक। फिर हमने जो मेटल हैं इनमें कंडक्टेंस के लिए एक सिद्धांत पढ़ा, बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने फिर चालक, अर्धचालक और अचालक की व्याख्या की। फिर हमने सेमीकंडक्टर्स को एक्सप्लेन किया। सेमीकंडक्टर में हमने एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक और इनके अनुप्रयोग पढ़े। लास्ट हमारा था वर्ग 12 और वर्ग 16 को मिलाएंगे तो भी अर्धचालक बनेंगे, और वर्ग 13 और वर्ग 15 को मिलाएंगे तो भी कुछ अर्धचालक बनेंगे, जिनके एग्जाम्पल्स हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में सेकंड प्रॉपर्टी लेंगे, और सेकंड प्रॉपर्टी आती है चुंबकीय गुण। जब हम चुंबकीय गुणों की बात करें तो हमारे पास प्रत्येक एटम में, परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक लघु चुंबक के समान व्यवहार करता है। किसके समान व्यवहार करता है? लघु चुंबक के समान कार्य करता है। ठीक है, क्यों करता है इसका कारण हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इसमें 2 प्रकार का चक्रण होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का चक्रण होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन में कितने प्रकार का? 2 प्रकार का चक्रण होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक चक्रण होता है कक्षकीय गति, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है 2 प्रकार की गति करता है। कितने प्रकार की गति करता है? 2 प्रकार की गति करता है। एक होती है कक्षकीय गति और दूसरी होती है चक्रण गति। कक्षकीय गति जो होती है ये होती है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षकीय गति करता है, और चक्रण गति अपने अक्ष पर इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, चक्रण करता है। ठीक है, नाभिक के चारों ओर जो गति होती है इसको हमने कक्षकीय गति का। कक्षकीय गति के कारण इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। कौन सा आघूर्ण होगा? कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। और हम कहेंगे अपने अक्ष पर जो स्पिन गति करेगा इससे चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में 2 प्रकार के चुंबकीय आघूर्ण आएंगे। एक होगा कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण और दूसरा होगा चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण को हम म्यू एल से लिखते हैं और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण को हम म्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का कुल चुंबकीय आघूर्ण जो है ये आ जाएगा हमारे पास म्यू टोटल बराबर इन दोनों के योग के बराबर आएगा, म्यू एल प्लस म्यू एस। ठीक है, टोटल चुंबकीय आघूर्ण हमारे पास हो गया म्यू टोटल बराबर म्यू एल प्लस म्यू एस। डियर स्टूडेंट्स,
मेनली हमारे पास धातुएं जो होती हैं ये डी ब्लॉक से रिलेटेड है और इनमें कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण लगभग नेग्लिजिबल होता है। तो म्यू जो आता है, म्यू लगभग बराबर आता है म्यू एस के, और म्यू एस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एन प्लस 2, और इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो हमारे पास एन जो है ये व्यक्त करेगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब आपसे पूछ लिया जाए चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है, तो मैं कह दूंगा बोर मैग्नेटॉन। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक हो गया बोर मैग्नेटॉन। क्लियर? चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या हो गया? बोर मैग्नेटॉन। हम कहेंगे कि एक बोर मैग्नेटॉन जो है ये 9.27, एक बोर मैग्नेटॉन इक्वल 9.27 इंटू 10 टू की पावर 27, 10 टू की पावर -27 एम्पियर मीटर इनवर्स होता है। क्लियर? चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक हो गया बोर मैग्नेटॉन, और एक बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू हो गई 9.27 इंटू 10 टू की पावर -27 एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर यहां तक? अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे चुंबकीय गुणों के आधार पर जो हमारे पास पदार्थ हैं इनको हम 5 भागों में विभाजित करेंगे। कितने भागों में विभाजित करेंगे? 5 भागों में। ठीक है, एक होता है अनुचुंबकीय, दूसरा होता है प्रतिचुंबकीय, तीसरा होता है लो चुंबकीय, चौथा होता है लघु लो चुंबकीय, और पांचवा होता है प्रति लो चुंबकीय। कितने भागों में डिवाइड किया हमने? 5 भागों में। चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। और 5 भागों में जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट होगा अनुचुंबकीय पदार्थ, सेकंड हमारे पास होगा प्रति चुंबकीय पदार्थ, थर्ड हमारे पास होगा लो चुंबकीय पदार्थ, फोर्थ हमारे पास होगा लघु लोह चुंबकीय पदार्थ, और पांचवा हमारे पास होगा प्रति लो चुंबकीय पदार्थ। तो डियर स्टूडेंट्स हमने कितने भागों में डिवाइड किया? 5 भागों में। फर्स्ट हो गया अनुचुंबकीय, पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, हमने कहा कि हमारे पास ये कोई पदार्थ है, इस पदार्थ को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो डियर स्टूडेंट्स चुंबकीय क्षेत्र में 2 ध्रुव होंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ, एन और एस। ये पदार्थ जो है ये चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। सॉरी, कौन से पदार्थ कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो हमने क्या कहा? ये चुंबकीय बल रेखाओं को दुर्बल रूप से आकर्षित करते हैं, दुर्बल रूप से क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं।
फिर मैं दूसरी बात कह दूं, वे ठोस पदार्थ जिनमें एक या दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिनमें एक या दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ का कार्य करते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, हमने कहा जिनमें 1 और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हमारे लिए पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे और इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया कोबाल्ट है, कॉपर है, कॉपर +2 है। ठीक है, फिर हम कह दें निकल है, निकल है, TiO है। ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो अनुचुंबकीय होंगे। ठीक है, कॉपर का ऑक्साइड है CuO, ये भी कैसा होता है, अनुचुंबकीय। सेकंड नंबर पर आता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जो चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं, कौन से पदार्थ कहलाएंगे, डायामैग्नेटिक पदार्थ कहलाएंगे। ये चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये पदार्थ कौन से हो गए, डायामैग्नेटिक पदार्थ हो गए। ठीक है, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है, ऐसे पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं। TiO2 है, V2O5 है, NaCl है, KCl है, ये डायामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, MgCl2 है या MgF2 है, जिनमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। ऐसे पदार्थ क्या हो जाएंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अनुचुंबकीय पदार्थ विद्युत बल चुंबकीय बल रेखाओं को दुर्बल रूप से आकर्षित करते हैं, कहलाएंगे अनुचुंबकीय पदार्थ। जो चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं, क्या कहलाएंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। जिनमें एक या दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, वो कहलाएंगे अनुचुंबकीय, और जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होंगे, वो हो जाएंगे प्रतिचुंबकीय। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट पर, लोह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, लोह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, इनको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक। तो देखें, फेरोमैग्नेटिक में हम आपसे कहेंगे कि हमारे पास ये कोई पदार्थ है, इनको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को तीव्रता से आकर्षित करेगा, प्रबलता से अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। यहाँ ध्यान दें, ये चुंबकीय बल रेखाओं को दुर्बल रूप से आकर्षित करते हैं। और एक पॉइंट और है, चुंबकीय क्षेत्र जब हटा दूंगा तो इनका चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर इनका चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि ये जो सब्सटेंस हैं, ये जो पदार्थ अनुचुंबकीय, इनसे हम परमानेंट मैग्नेट का निर्माण नहीं कर सकते, स्थायी चुंबक का निर्माण नहीं कर सकते हैं। यहाँ क्या हुआ, ये जो पदार्थ हैं चुंबकीय बल रेखाओं को तीव्रता से आकर्षित करते हैं, तीव्रता से क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या रहा कि चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी, चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी इनका चुंबकत्व का गुण बना रहता है, चुंबकत्व का गुण बना रहता है।
अतः इनसे स्थायी चुंबक का निर्माण किया जाता है। स्थायी चुंबक का निर्माण किया जाता है। ठीक है, हमने कहा कि हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक लघु चुंबक के समान कार्य करेंगे। मैंने कहा ये हमारे पास कोई पदार्थ है सॉलिड, इसमें ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अस्त व्यस्त बिखरे हुए हैं। ठीक है, ये प्रतिचुंबकीय व्यवहार करेगा। कैसा व्यवहार करेगा? प्रतिचुंबकता का व्यवहार करेगा। तो हमने कहा जैसे ही इस पदार्थ को हम चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाएंगे तो ये डोमेन जो हैं एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित हो जाएंगे, और निश्चित दिशा में व्यवस्थित हो जाएंगे तब हम कहेंगे इनका कुल चुंबकीय आघूर्ण जो है ये बहुत ज़्यादा होगा, और बहुत ज़्यादा रहेगा तब हम कहेंगे ये लो चुंबकीय व्यवहार दर्शाएंगे। ठीक है, क्या कहा हमने? प्रत्येक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक लघु चुंबक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? लघु चुंबक का कार्य करता है, जिसे डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। ठीक है, लघु चुंबक को हमने क्या नाम दिया है? डोमेन। एक पदार्थ में डोमेन क्या होते हैं? अस्त व्यस्त, रैंडम होते हैं, अस्त व्यस्त रहते हैं। लेकिन यदि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये एक ही दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं, अभिविन्यासित हो जाते हैं। एक ही दिशा में क्या हो जाते हैं? अभिविन्यासित हो जाते हैं। तब इनका कुल चुंबकीय आघूर्ण अधिक हो जाता है। कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? अधिक हो जाता है, और ये लो चुंबकीय पदार्थ के समान कार्य करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र हटा देंगे तो भी डोमेन की व्यवस्था यही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, और इनके चुंबकता का गुण परमानेंट बना रहेगा। अब आता है लो चुंबकीय, लघु लो चुंबकीय, फेरी मैग्नेटिक। ध्यान देना, लो चुंबकीय को हमने क्या नाम दिया था? फेरोमैग्नेटिक, और लघु लो चुंबकीय को हमने क्या नाम दिया है? फेरी मैग्नेटिक। जब ये डोमेन जो हैं, ये डोमेन इस तरीके से विन्यासित हो जाएं कि इनमें से कुछ डोमेन एक दिशा में और दूसरे डोमेन विपरीत दिशा में, लेकिन इनकी संख्या समान नहीं हो। 2 या 3 डोमेन एक साइड में, फिर एक विपरीत दिशा में, फिर 2 या 3 डोमेन एक साइड में, फिर एक विपरीत दिशा में, इस तरीके से विन्यासित हो जाएंगे तब हम कहेंगे कि इनका कुल चुंबकीय आघूर्ण जो है वो लो चुंबकीय से कम होगा। इनका चुंबकीय आघूर्ण लो चुंबकीय से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और लो चुंबकीय पदार्थों से कम हो जाएगा। तब ऐसे पदार्थों को हम क्या नाम देंगे? लघु लो चुंबकीय पदार्थ। क्लियर? क्या काम ने कि यदि किसी पदार्थ में डोमेन की व्यवस्था जो है ये पैरेलल और एंटी पैरेलल हो जाए, लेकिन इक्वल नहीं हो, समान नहीं हो, तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, चुंबकीय आघूर्ण है, ये जो आएगा ये लो चुंबकीय की अपेक्षा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और ऐसे सब्सटेंस हमारे लिए क्या कहलाएंगे? लघु लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। लो चुंबकीय के एग्जाम्पल में आते हैं Fe, यहां लिख देता हूं Fe, Ni, ठीक है, CrO2, CrO2 को ध्यान रखना, और कोबाल्ट CO, ये कैसे हो गए? लो चुंबकीय पदार्थ हो गए, फेरोमैग्नेटिक हो गए। कैसे हो गए? फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, फिर हम बात कर लें फेरी मैग्नेटिक।
फेरी मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक में होता है, एक तो होता है Fe3O4, फिर एक Fe को हटाओ, मेटल जोड़ो जिस पर आवेश +2 हो और Fe2O4 बच गया। ये दो टाइप के सब्सटेंस जो हैं इनको हम बोलते हैं, ये किस प्रकार का व्यवहार दर्शाएंगे, फेरी मैग्नेटिक दर्शाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया Fe3O4 मैग्नेटाइट, Fe3O4 तो क्या कहलाएगा, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट Fe3O4, M+2 Fe2O4 ये कहलाएंगे फेराइट। क्या कहलाएंगे, फेराइट। जैसे मैंने कह दिया मैग्नीशियम फेराइट तो Mg आ जाएगा, जिंक फेराइट तो Zn जुड़ जाएगा, मैग्नीशियम फेराइट तब Mg जोड़ देंगे MgFe2O4, जिंक फेराइट Zn Fe2O4 हो जाएगा। ये फेराइट एलिमेंट्स हैं, ये लघु लो चुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। ठीक है, तीसरा आता है प्रतिलो चुंबकीय पदार्थ। जब ये डोमेन जो थे, ये डोमेन एक दूसरे के प्रति समानांतर व्यवस्थित हो जाएं, तब हम कहेंगे कि इनका कुल चुंबकीय आघूर्ण जो है ये 0 हो जाएगा। इनका कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो ये प्रतिलो चुंबकीय एंटी फेरोमैग्नेटिक हो जाएंगे। किसका कार्य करेंगे, ये एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो प्रतिलो चुंबकीय क्या हो गए, जिनमें जो डोमेन है, ये डोमेन एक दूसरे के प्रति समानांतर व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण कुल चुंबकीय आघूर्ण 0 हो जाता है। तब इस प्रकार के पदार्थ को हम कहेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक। Mn के ऑक्साइड जो भी बनते हैं, MnO2, Mn2O3, ये प्रतिलो चुंबकीय होते हैं। Mn के ऑक्साइड कैसे होते हैं, प्रतिलो चुंबकीय होते हैं। फिर हम बात कर लें V2O3 FeO NiO, V2O3 FeO NiO Cr2O3, ये जो सब्सटेंस हैं ये कैसे होते हैं, प्रतिलो चुंबकीय होते हैं। क्लियर, ध्यान देना, Cr2O जो है ये लो चुंबकीय है और Cr2O3 जो है ये कैसा है, प्रतिलो चुंबकीय है। V2O5 प्रतिचुंबकीय है और V2O3 प्रतिलो चुंबकीय है। क्लियर, चलो आगे। तो ये हमारे पास हो गए कौन से सब्सटेंस, प्रतिलो चुंबकीय। क्लियर, तो चुंबकीय गुणों के आधार पर हमने पदार्थों को डियर स्टूडेंट्स कितने भागों में डिवाइड किया, 5 भागों में। कितने भागों में डिवाइड किया, 5 भागों में। क्लियर है यहां तक। अब हम बात करेंगे मैं आपसे कह दूं इनके एग्जाम्पल को लर्न करने के लिए हम एक टेबल बना देते हैं और इस टेबल के आधार पर हमें एग्जाम्पल लर्न रखने हैं। मैंने मैक्सिमम एग्जाम्पल्स टॉपिक में लिखने की कोशिश की है, फिर भी कुछ एग्जाम्पल्स बचे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की सहायता से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपसे कह दूं डायामैग्नेटिक, फिर मैं आपसे कह दूं पैरामैग्नेटिक, फिर मैं आपसे कह दूं फेरोमैग्नेटिक, फिर हमारे पास आ गया एंटी फेरोमैग्नेटिक, और लास्ट हमारे पास है फेरी मैग्नेटिक। कितने भागों में डिवाइड किया हमने, 5 भागों में। ठीक है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक,
और पांचवा हमारे पास है फेरी मैग्नेटिक। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लो चुंबकीय, प्रतिलो चुंबकीय और लघु लो चुंबकीय। ठीक है, तो मैं कह दूं TiO2 और V2O5 जो है ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डायामैग्नेटिक के। ठीक है, Ti2O3, ध्यान देना TiO2 कैसा था, डायामैग्नेटिक। VO, VO2 ये कैसे हैं, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक, निकल है, कोबाल्ट है, आयरन है, CrO2 है, ये कैसे हैं, फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक में V2O3 है, Cr2O3 है। एंटी फेरोमैग्नेटिक में V2O3, Cr2O3, Mn के जितने भी ऑक्साइड हैं, ठीक है, MnO, Mn2O3, FeO, Fe2O3, Fe के ऑक्साइड हैं, ये एंटी फेरोमैग्नेटिक हैं। ठीक है, कोबाल्ट के ऑक्साइड COO2 ये सब कैसे हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक हैं। CO3O4 निकिल ऑक्साइड NiO ये सब कैसे हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक हैं। फिर आता है फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक में मैंने आपसे कहा मैग्नेटाइट Fe3O4 और मेटल फेराइट, धातु के फेराइट जो हैं Fe2O4, यहाँ पर M की जगह मैग्नीशियम +2 भी लिया जा सकता है, Zn+2 भी लिया जा सकता है। यानी कि मैग्नीशियम फेराइट और जिंक फेराइट किसके एग्जाम्पल हैं, फेरी मैग्नेटिक के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं, फेरी मैग्नेटिक के। क्लियर। तो आज का टॉपिक अपना, इस लेक्चर का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक अपना बचेगा। ठीक है, क्लियर।